बहुत ही अच्छा लगता है जब आप एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करते हो। तो जब इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रही थी, जब आप इस एग्ज़ाम के बारे में आपने सोचा था, बिकॉज इंटरव्यू में मुझे लगता है कि 60-70% जो रोल है वो कॉन्फिडेंस का होता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ जो मैं भी मेंस की तैयारी पहले से कर रही थी और प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रही, क्या कुछ आपकी प्लानिंग रही? या तो आप अलग से A4 शीट्स पे या नॉर्मल अपने नोट्स बना लीजिए या फिर आप बुक्स में ही हाईलाइट कर लीजिए। रिवीजन का जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पेपर में। आप एसोसिएट करके उसको याद कर सकते हैं। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। और आप जो भी एस्पिरेंट हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज हमारे साथ आप सभी को गाइड करने के लिए एक बहुत ही विशेष मेहमान उपस्थित हैं। सपना यादव मैम हैं, जो कि HCS 2023 से सिलेक्टेड हैं, रैंक 34 और करंटली पोस्टेड हैं गुरुग्राम में एज ए CTM। तो आज उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की शुरुआत की और किस तरीके से उन्होंने अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो ये जो पॉडकास्ट है, ये जो सेशन है आज, ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं नरेंद्र कुमार स्टडी IQ की तरफ से और आप सभी जो भी एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं, आप सभी की तरफ से मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए अपना समय निकाला और आज वो हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आप यहाँ पर उपस्थित हुए। तो हमारे जो भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप जो है वो बताएं और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। First of all, I would like to thank you and the whole Study IQ team for having me here. बहुत ही अच्छा लगता है जब आप एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज आल्सो देयर, आई वाज आल्सो एन एस्पिरेंट। और हम भी ऐसे पॉडकास्ट सुना करते थे, हम भी यूट्यूब पे देखा करते थे एंड यू कैन वेरी वेल रिलेट टू इट बिकॉज़ वो भी आप ही के जैसे संघर्षों से गुजरे होते हैं। उन्होंने भी वही सारी चीज़ें फॉलो की होती हैं जो आप कर रहे होते हो। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे भी आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पे आके। तो मैम सबसे पहले तो जो भी एस्पिरेंट हैं, आज ये बातचीत थोड़ी सी लंबी होगी कि क्योंकि बड़े डाउट होते हैं, बड़ी क्वेरीज होती हैं। तो मैं उन सभी के बिहाफ पे, जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कि सबसे पहले तो हम इस तैयारी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये फॉर्म निकलते हैं HCS के, तो उसके बाद जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो लगभग 2-2.5-3 महीने के बाद हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी कहीं ना कहीं आपको पहले से शुरू करनी पड़ती है। तो आप जब इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रही थे, जब आप इस एग्ज़ाम के बारे में आपने सोचा था, तो उससे पहले कहीं ना कहीं आपका जो GS का सेगमेंट होगा, आपका जो ऑप्शनल का सेगमेंट होगा, वो मतलब मोर और लेस आपने कर रखा होगा। तो जब आपका एग्ज़ाम आया, नज़दीक आया, जब आपने फॉर्म फिल किया, तो उसके बाद आपने प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी रही, क्या कुछ आपकी प्लानिंग रही कि इस एग्ज़ाम प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करना है? तो जैसा कि आपने मेंशन किया कि ये जो तैयारी होती है ये बहुत ही लंबी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमने आज फॉर्म भरा और आज हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। तो सेम हैपेंड विद मी। हालांकि मैं UPSC की तैयारी भी कर रही थी पिछले 2-3 साल से। आई रोट 1 मेंस ऑल्सो। तो वो थोड़ा टच में थी मैं। बट यदि आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो 1 साल का जो समय होता है वो काफ़ी होता है टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स पे आप टच कर सकते हैं। पर्टिकुलर 2-2 महीने आप हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं और साथ ही साथ आप मेंस की तैयारी भी करते रहते हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो मेंस ही होता है। उसी के नंबर जो होते हैं वो काउंट होते हैं। प्रीलिम्स जो होता है वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं उसके मार्क्स। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ जो मैं भी मेंस की तैयारी पहले से कर रही थी और सारे सब्जेक्ट से मैं टच में थी। तो जब हम फॉर्म भरते हैं उसके बाद जो प्रीलिम्स का टाइम होता है उसमें तो सिर्फ आप जो आपका रिवीजन होता है वही आप बार बार करते हैं,
जैसे 2-2.5 महीने जो बचे होते हैं उसमें आप हर हफ्ते एक सब्जेक्ट को देते हैं और फिर उसके बाद आप मेंस को थोड़ा सा बैक साइड में रख के और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़्यादा सॉल्व करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है या फिर आप वैसे ही प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं यूपीएससी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ में एचसीएस के भी, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। तो वो चीज़ आप डेली करना शुरू करें। आप एक दिन में एक पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई टेस्ट सीरीज़ मतलब आप मॉक के बारे में बता रहे हैं, मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट के बारे में, प्रीलिम्स के से रिलेटेड। तो आप दिन में हाफ टाइम अपना रिवीजन को दें। आप पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, शाम को आप उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाएं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी वो आपकी टेस्ट सीरीज़ लगाने से होगी। आपको उसमें पता चलेगा कि कहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट रिवीजन पे आप जाते हैं 1-2 हफ्ते बाद, तो आप वो वाले पोर्शंस पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्म भरने और प्रीलिम्स के बीच का समय आपको ऐसे करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएं प्रीलिम्स रिलेटेड। तो मैम आपका कहने का मतलब ये है कि मैं भी जब क्लास में इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं भी यही कहता हूँ दैट रिवीजन शुड बी योर रिलीजन, यस, कि आपके पास जो कंटेंट हो वो बहुत लिमिटेड हो और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया जाए। तो मतलब आप इस बारे में, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही बात कही है ये, कि जब वो टाइम आता है कि हमारे सिर्फ 2-2.5 महीने रह गए हैं, तब आपने अपनी सारी बुक्स को एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लिया होना चाहिए, और आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए उसके, कि और वो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसी के बेसिस पे बनेंगे। आप जो टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं उसके बेसिस पे वो बनेंगे कि ये जो टॉपिक है ये बार बार कवर हो रहा है, इसकी वेटेज ज़्यादा हो सकती है एग्ज़ाम में, तो वो वहाँ से आप उसको जॉट डाउन करना शुरू करते हैं। या तो आप अलग से A4 शीट्स पे या नॉर्मल अपने नोट्स बना लीजिए, या फिर आप बुक्स में ही हाईलाइट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो बुक्स में ही हाईलाइट करना प्रेफर करती थी। लेट्स से स्पेक्ट्रम की बुक होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और बाकी और पार्ट्स कवर करती है, आईएनएम कवर करती है, तो उससे रिलेटेड आप स्पेक्ट्रम में ही मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वो बुक ही खुद इतनी छोटी है कि आपको और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आप पेजेस फोल्ड करके रख सकते हैं, वहीं पे आप चिट्स लगा सकते हैं, अंदर एक और कलर्ड आप नोट्स लगा सकते हैं। तो उसमें आप एडिशनल वो PYQ लिख सकते हैं जो आपने नहीं सॉल्व कर पाए थे, और वहाँ से आप कुछ ट्रिक्स एंड चीट्स भी लिख सकते हैं कि ऐसे मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। बहुत सारे आपको वो ट्रिक्स भी करने पड़ते हैं। ऐसे ही सेम गोज़ विद पॉलिटी के लिए, जैसे हम लक्ष्मीकांत यूज़ करते थे, तो उसमें भी वही बुक को मैंने कम से कम 6-7 बार जैसे पहले पढ़ लिया पेपर से, तो उसी को ही मैं बार बार हाईलाइट करती थी, उसी में ही मैं उसमें स्टिकी नोट्स लगा लेती थी कि ये वाला जो पॉइंट है ये हम इसको बार बार दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। तो रिविज़न का जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इस पेपर में, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब पेपर में आपको कुछ याद नहीं आता, तो आप अगर आपने बहुत सारे सोर्सेज कवर किए होंगे तो आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं कोआगुलेट हो जाएगा। बट यदि आपने एक ही रिविज़न को बार बार रिवाइज़ किया होगा तो उसकी पिक्चर आपके सामने बनती है माइंड में, तो वो पेज पूरा आ जाता है आपके सामने लक्ष्मीकांत का, और वो आप वहाँ से अपने माइंड से ढूंढ के और उस चीज़ को वहाँ पे रिकॉल हो जाती है, एलिमिनेट कर सकते हैं जी। तो एग्जैक्टली वेरी नाइसली मेंशन बाय यू दैट रिविजन इज़ द रिलीजन। ये इस पेपर में बिल्कुल काम आती है ये चीज़। तो आपने जैसे बीच में बुक लिस्ट का जिक्र किया, तो मान लो प्रीलिम्स की ही बात कर लेते हैं पहले। तो प्रीलिम्स में जो मेजर पोर्शन है वो अगर HCS के पेपर को देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। तो अगर ये 4 सब्जेक्ट अगर हमने ढंग से कर लिए तो 4 सब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रोक्स 80% आपका पेपर इसमें से कवर हो जाता है जी। और जैसे हरियाणा जीके की अगर बात करते हैं तो हरियाणा जीके जो है वो अभी पिछले कुछ दिनों से जो HPSC के पेपर कंडक्ट हो रहे हैं तो उसमें हरियाणा जीके का वेटेज बढ़ा है। अदरवाइज़ हरियाणा जीके का वेटेज जो था वो बहुत कम वेटेज रहता था। तो जैसे मान लो हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो हिस्ट्री के लिए आपने क्या फॉलो किया, क्या सोर्सेज रहे आपके? हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी। आप यदि चाहें तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 8th, 9th, 10th की NCERTs भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग 6 से भी स्टार्ट करते हैं। वो तो बहुत ही ईजीली रीडेबल होती हैं, बहुत ही अच्छा उनका फॉर्मेट और फॉन्ट होता है, पिक्चर्स के साथ होती हैं। तो वो आप बिल्कुल ही बिगिनर यदि स्टेज में है तो आप शुरू कर सकते हैं। 6th, 7th, 8th की आप NCERTs ले लीजिए, वो आप कर सकते हैं। बट मैंने स्पेसिफ़िकली
थोड़ा सा एक बार रीड करके 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज़ और फिर मैं सीधा स्पेक्ट्रम पे आ गई थी, और मैंने फिर बाद में उनको वापस जाके टच करके नहीं देखा था, क्योंकि वही है कि बहुत सारी बुक्स एंड यू विल बी कन्फ्यूज्ड। स्पेक्ट्रम से ही मैंने अपने नोट्स उसी के अंदर हाईलाइट करके बनाए थे, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते थे जो कि स्पेक्ट्रम में यदि उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यूपीएससी में भी और एचसीएस में भी, तो वहीं पे उसको स्टिकी नोट पे मैं नोट कर लेती थी कि ये क्वेश्चन जो है मुझे याद रखना है। और स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी वही जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि उसकी कुछ आपको चीट्स या कोड्स या ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं कि इसको हम ऐसे याद करेंगे। वो बहुत ही सिली भी हो सकती है, बहुत ही फ़नी हो सकती हैं सुनने में, बट वो जैसे भी आपको ठीक लगे आपको वो याद करना नहीं, वो ज़रूरी है। जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भी आपको अगर कोई निमोनिक्स बनाने हैं या कुछ भी करना है तो आप, क्योंकि वो चीज़ें ना याद करनी है अल्टीमेटली। मतलब मैं भी क्लास में अक्सर कहता रहता हूँ कि ये जो पेपर है ना, ये याद करने का पेपर है। बिल्कुल। और याद करने का एक ही तरीका है, सोर्सेज लिमिटेड हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो। तो हिस्ट्री स्टोरीज आप एसोसिएट करके उसको associate याद करें। कर सकते हैं। चलो, तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री आपने के लिए आई बताया रेफर्ड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, और उसके अलावा 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी है, या यू कैन जस्ट गो थ्रू वो इट। उनके गो थ्रू होके और आप स्पेक्ट्रम पे आ जाओ। और उसके अलावा मैं मतलब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ मैम, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनके जो क्लास नोट्स हैं और प्लस आपकी जो स्पेक्ट्रम है, तो लगभग 70-80% तो उनका ओवरलैप ही होगा। करेक्ट। और 20-30% जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपकी कहीं ना कहीं वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। करेक्ट। ओके, तो उसके बाद ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या बताएंगे? जियोग्राफी के लिए मैंने जो सोर्सेज रेफ़र किए थे वो थी एनसीईआरटीज़ एंड नथिंग एल्स। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैंने याद की थी, उसको रट लिया था, उसको आप जो भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। कभी कभी आपको स्टार्टिंग के 2-3 बार में तो वो समझ भी नहीं आएगी, वो थोड़ी सी ब्रीफली रिटन बुक है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे और फिर वही कि आप अगर क्वेश्चंस और उसका बैकअप लेके वहाँ पे उसको रिलेट कर देंगे, तो फिर वो चीज़ें स्टार्ट टू मेक मोर सेंस। तो जियोग्राफी के लिए आई रेफर्ड दिस। एंड ऑल्सो जियोग्राफी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ काम आती है वो है मैप्स, एटलस। वो चीज़ आप हमेशा अपने पास रखिए। आप हमेशा जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको देखते रहिए, तो उससे आपके माइंड में एक मैप क्रिएट होता रहेगा। आपको स्पेसिफिकली मैप पे जाने की वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रिवर्स पढ़ रहे हैं आप, माउंटेन्स पढ़ रहे हैं आप, जियोग्राफिक नेशनल पार्क्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल पार्क्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप अपने मैप में तुरंत देखते रहिए कि ये वाली साइट कहाँ है। तो वो जब बाद में जैसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें कि ये पार्क एमपी में है, ये जो है ये सिक्किम में है, ये है यहाँ पे, तो वो चीज़ आपके माइंड में कहीं ना कहीं मेमोरी वो क्रिएट हो जाती है कि ये पार्क मैंने यहाँ पढ़ा था। बाद में फिर जब आप वो 50 याद करने बैठेंगे तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि जियोग्राफी में भी फैक्चुअल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होता है जो लोड होता है। तो वो चीज़ आप करते चलिए, और इन सब चीज़ों की तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। बायोलॉजिकल जो आपके पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, रामसार वेटलैंड साइट्स हैं, इन सब की आपको एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी, और ये सब लास्ट में बहुत काम आते हैं। मुझे याद है कि एचसीएस के पेपर में 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे कि बिल्कुल मैच द फॉलोइंग थे, और वो उसमें आप 2 भी मैच कर लेते हैं वो पूरा आपका सटीक बैठ जाता है। तो आपको लेकिन वो 2 आने बहुत ज़रूरी हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में जो हमारे होते हैं वो बड़े कई बार बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। वेटलैंड्स हो गए या फिर नेशनल पार्क्स हो गए और ये सारे हो गए। तो ये सब चीज़ें आप इसको बार बार टच करते रहिए। आप हर हफ्ते देख लीजिए उनको। आप अपना एक रूम में आप उसका एक पेज बना के रख सकते हैं, फ़ोन में आप अपने रख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसको टच करते रहना। और फिर वही अलॉन्ग विद टीचर का नोट्स आप रख लीजिए, जो भी आप रेफ़र कर रहे हैं सोर्स, तो उसके लिए इट विल डू द योर तो मैम नीडफुल। मैं जस्ट अभी आज थोड़ी देर पहले एक सेशन लेके आया था अभी, तो उसमें मैं ज्योग्राफी का एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर रहा था। तो मैंने जी। जस्ट यही एग्जैक्टली बताया था कि क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी प्लस एटलस तभी और मैंने देखा आपके फेस प्लस प्लस मेरे क्लास नोट्स, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अभी जस्ट आप बता रहे थे तो मैं चीज़ वो वही बता रहा था कि मैं जस्ट अभी ये बता के ही आया था। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, यस,
पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल। आप उसको 20 बार पढ़िए, 30 बार पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, आपके मुझे लगता नहीं है कि 10 में से आपके 9 क्वेश्चन तो 100% सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने पॉलिटी पूरे दिल से पढ़ी है तो, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़िए तो। लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी पढ़ने की और ज़रूरत नहीं साइंस है। के लिए साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आपको करंट अफेयर्स पे रिलाई करना पड़ता है। तो जैसे मैंने पीटी 365 और मेंस 365 रेफ़र की थी, तो वहाँ से वो करंट इवेंट्स आ जाते हैं। और जो बेसिक साइंस अपनी होती है वो मैंने पर्सनली लूसेंट जीके से कर ली थी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं अगर आपने साइंस लिया होता है। आई वॉज ए साइंस स्टूडेंट टिल 12th क्लास, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद रहती हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री के फिनोमिना और ये सब चीज़ें, और अपने बायोलॉजी के। तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग 11th-12th की ये एनसीईआरटीज़ भी रेफ़र करते हैं, बट आई विल नॉट गो अपॉन दैट क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा था। तो मैं स्ट्रिक्टली मैंने लूसेंट जीके रेफ़र किया था फॉर द बेसिक एंड स्टैटिक पोर्शन, और जो आपके करंट इवेंट्स होते हैं उसमें से कवर हो जाता है। और तीसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, आपका जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर कुछ कॉलम्स आते हैं। द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस, ये जो मैं न्यूज़पेपर्स फॉलो करती थी उसमें कुछ कॉलम्स आते हैं जिसमें से आपकी काफ़ी सारी ब्रश अप होती रहती हैं। जो रीसेंट फिनोमिनास हो गए, जैसे कि आपके स्पेस से रिलेटेड जो डिस्कवरीज हो रही हैं, नासा कुछ कर रहा है, इसरो कुछ कर रहा है, तो इन सब का एक कॉलम आता है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कॉलम, आई थिंक द एक्सप्लेन्ड या समथिंग कुछ आता है, एक्सप्लेन्ड आता है, बट साइंस का एक स्पेसिफिक डे पे एक पूरा कॉलम आता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो नई एडवांसमेंट्स है टेक्नोलॉजी में उसको कवर कर लेता है। ओके, तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, और इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी के लिए मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे याद है मुझे इकोनॉमी से थोड़ा सा फियर था क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी होता ही और है। वो एक था। तो मैंने मृणाल के वीडियोस देखे थे जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे यूट्यूब पे वो पहले अवेलेबल होते थे 4-5 साल पहले, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते थे। तो वहाँ से थोड़ा एक यूज़ टू होने लग गए थे। इकोनॉमी में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होती लाइफ में। लेट्स से रेपो रेट एक लेमैन को पता भी नहीं होता कि रेपो रेट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये अगर आप इसको ध्यान से स्टोरी वाइज नहीं लेंगे तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा रटना। तो आप पहले इसको रट्टे पे मत जाइए, आप पहले इनको समझ लीजिए, आप इनकी स्टोरी समझ लीजिए। तो आपके जो भी टीचर हैं आप उनकी बात सुनिए, आप उनकी ये कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं वो सुनिए। तो उससे मुझे लगता है बहुत वो ईज़िली और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स। एक बार जब आप टीचर की बात सुन लेते हैं, फिर आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। आप कोई मटेरियल ले लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो वो ज़रूरी है। और बुक्स में स्पेसिफिकली ऐसा मैंने कुछ रेफ़र नहीं किया था। वीडियोस से आप नोट्स बना लीजिए, आपके जो टीचर हैं आप उनके नोट्स ले लीजिए, दैट विल डू द सफाइज द पर्पस। क्योंकि इकोनॉमी में एक बार आपको समझ आ जाए तो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्या है थोड़ा लॉजिक से आपको वो वो एनालिसिस आपको अगर आ गया तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। तो वही है, आप बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए इकोनॉमी में तो वो हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 एंड मेंस 365 जो मैगज़ीन्स हैं आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई भी और यदि ऐसी सिमिलर मैगज़ीन्स आजकल तो बहुत सारी आ गई हैं, तो यदि कोई आपको आपके फ्लेवर को मैच कर रही है तो आप कोई भी सिमिलर मैगज़ीन को रेफ़र कर सकते हैं। आजकल सारी ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही केटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। ओके, तो ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। आपने बता दिया कि ये जो बुक लिस्ट थी ये बुक लिस्ट होगी, प्लस आपने बताया कि रोज़ाना एक आपको जो है सिलेबस आपका प्रीलिम्स जब नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आप कवर कर लें, और उसके बाद आपको रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लगाना है, और एक आधा दिन तो मॉक टेस्ट में 2 घंटे आप मॉक देंगे जी, फिर उसको एनालाइज करेंगे आप, तो आधा दिन तो उसी में चला जाएगा, और बाकी टाइम में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जी। और मेंस की बात करें तो अपने हरियाणा में 4 पेपर होते हैं जी। तो एक तो आपका ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल एक बड़ी अच्छी खासी वेटेज रखता है, 200 नंबर का ऑप्शनल है 600 में से, तो 1/3 वेटेज होगी। तो मतलब वो आपकी सिलेक्शन को ही नहीं आपकी रैंक को भी डिसाइड करता है जी। और उसके बाद दूसरा जो है अगर बात करें तो जीएस का पोर्शन हो गया। तो जीएस पोर्शन के लिए मेंस के लिए आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजी रही?
जीएस के लिए और स्पेसिफिकली मेंस के लिए आपको प्रीलिम्स के भी पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उसके लास्ट में आप देखते हैं कि 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम सिंपल क्वेश्चंस उनसे पुट करते हैं, 40 वर्ड्स के होते हैं। वो हमें बहुत ही बेसिक लगते हैं, लेकिन हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे आपने 6th की एनसीईआरटी पढ़ी, तो वो सिंपल से क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और उन्हीं का आंसर लिख लीजिए। वहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो वो आपका फ़ियर एक धीरे धीरे वो ब्रेक होता जाएगा, वो बैरियर। फिर ऐसे ही आप धीरे धीरे 100-150 वर्ड्स पे प्रोसीड करेंगे, फिर 200 वर्ड्स पे आप प्रोसीड कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ और फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, तो वो थोड़ा मेंस में मैंने देखा है कि थोड़ा इनहिबिशन भी पैदा कर देता है। हाँ जी। तो पहले आप जब अपने बेसिक सोर्सेज कर रहे हैं, एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं, तो उनके लास्ट के क्वेश्चन उठा लीजिए और वो आप अपना लिख दीजिए, आँख बंद करके सोच के, और बुक बंद करके वो आप अपने आंसर्स लिख लीजिए। उसके बाद फिर जब आप उनके सोर्सेज पे आते हैं, तो वहाँ से फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, उससे टॉपिक से रिलेटेड आप एक लिस्ट बना लीजिए। आजकल तो लिस्ट बनी हुई आती है, ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती है वो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट हो गई, और बाकी आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज़ होती है, जिसके अंदर आपके जो मेंटोर्स होते हैं वो आपके डेली क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं कि आपने क्या उसका डाला है, और आपको वो फीडबैक्स देते रहते हैं। तो वहाँ से भी आप वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं इकोनॉमी की बुक पढ़ रही हूँ, या फिर मैं पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ, तो मैंने वो टेस्ट सीरीज़ से अपना निकाल लिया कि आज मैं 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ले रखी है। सेम चीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। तो वो 2 क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ा, तो आप शाम को पार्लियामेंट के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए कि ऐसे ऐसे जो है ये होता है। जो भी प्रोसीजर है वो आप लिख लीजिए। वो इट इज़ जस्ट लाइक अ रिविजन जो आप कर रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि आप किसी अपने जूनियर को पढ़ा रहे हैं या किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसी टाइप से आप उसको लिख लीजिए। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप बीच में गैप दे सकते हैं, जब प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो आप 2-2.5 महीने का गैप ले सकते हैं आंसर राइटिंग में। तब आप स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चले जाइए। अदरवाइज़ उसके पहले आप सब्जेक्टिव जो है अपना लिखते रहिए। तो मेन स्पेसिफिक यही हो जाता है डिफरेंस, कि आप पढ़ रहे हैं टॉपिक और लिख रहे हैं। तो मेंस के लिए मैम अगर बुक लिस्ट की बात करें तो कुछ अलग से आपने प्रेफर किया? मेंस की बुक लिस्ट मुझे लगता नहीं है कि कुछ अलग रहती है। इट इज़ ऑन द सिमिलर पैटर्न्स। बस ये होता है कि आप क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं, लिखेंगे। और क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारा जो है मैटर मिल जाता है। अगर आप कोई ऐसी बुक उठाएंगे जिसमें कंपाइल्ड प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं, जैसे कुछ बुक्स आती हैं मेरे ध्यान में, अभी वो उनका नाम नहीं आ रहा है, बट वो आपको पूरे 5-6 ईयर्स या 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ से आप क्वेश्चन लीजिए, आंसर लीजिए, और आपने जो लिखा है उसको आप मैच कीजिए कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। वहाँ से भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो वहाँ से आप 2-4 लाइन अपने बेसिक जो आपका सोर्स है उसमें ऐड कर लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट अपनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट पे रिलाई करके अपना और मटेरियल उसमें ऐड कर सकते हैं और अपना रिविजन उससे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसमें मतलब आप जो बता रहे हो, आपने जो बताया उसमें मैं मतलब आपसे पूछना चाहूँगा कि एक जो मेंटोर होता है, एक मेंटोरशिप जो होती है, उसका कितना रोल होता है आपकी इस तैयारी में, आपके इस सिलेक्शन में? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये तो ठीक है कि ये तो जनरली सभी को पता है। आपने भी तैयारी की है, आप मुखर्जी नगर गए रहे होंगे, राजेंद्र नगर गए होंगे, ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर। तो वहाँ पे आप अगर किसी से भी पूछेंगे, अगर कोई चाय बना रहा है उससे भी पूछेंगे, तो बुक लिस्ट तो जो है ना वो आपको ऐसे ही बता देगा कि करेक्ट, एकदम एग्जैक्ट बता देगा जी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्या पढ़ना है। ये तो कोई भी बता रहा है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यू हैव टू डिमार्केट ए लाइन दैट बियॉन्ड दिस मैं नहीं करना है मेरे को। क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं है कि आप 100 के 100 सवाल कर देंगे, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, करना भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मतलब एक मेंटोरशिप जो होती है, एक टीचर की जो गाइडेंस होती है, वो कितना रोल प्ले करता है इसमें? ये आपने बिल्कुल ही सही कहा इस बारे में कि ये चीज़ तो सबको पता होती है कि क्या पढ़ना है, लेकिन यही नहीं पता होता है कि पढ़ना क्या नहीं है। तो वहाँ पे जो है एक टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी इस जर्नी में।
और वहीं पे नहीं, मुझे लगता है कि जो यूपीएससी की जर्नी है बहुत ज़्यादा ना इमोशनली, फिज़िकली लेबोरियस बहुत ज़्यादा है, और आप कहीं ना कहीं खो जाते हैं बीच बीच में। आप बहुत ज़्यादा हाई Down फील phase करते हैं, आता फिर है। आप बहुत ज़्यादा लो, हाई लो। तो एक टीचर के कनेक्ट में या टच में रहने से क्या होता है कि आपको वो एक कांस्टेंट ड्रैगिंग भी मिलती रहती है, और आपको एक कांस्टेंट पुश मिलता रहता है, क्योंकि आपको रोज़ कोई ना कोई कांटेक्ट कर रहा है उससे रिलेटेड, कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो आप एक लाइन पे बने रहते हैं, आप इधर उधर ज़्यादा बहते नहीं हैं उसके बहाव में। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही है कि टीचर्स जो होते हैं वो एक हमारे आइडियल के जैसे होते हैं, बचपन से हमने उनको अपना आइडियल रखा होता है, तो वो हमारा एक पुश फैक्टर होता है कि टीचर्स कुछ कह देते हैं तो वो हमारे मान लिए लेते लोहे हैं। की लकीर हो जाती थी। तो इस वजह से वो हमारा ह्यूमन माइंड ही वैसा है कि हमारा जो गुरु होता है वो हमें जो कहता है वो हमें मानने की एक आदत सी हो गई होती है। तो उस चीज़ की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, एक फोकस हमारा बना रहता है उस चीज़ में। और तीसरा ये कि वो जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या वो जो आपको स्टोरीज सुनाते हैं, उनके एक्सपीरियंस से दिमाग वो में चीज़ें रहता है। आती हैं, तो वो आपको उनके फेस के साथ वो याद रहती हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं आपको मेंस में और प्रीलिम्स में वो चीज़ काम आती है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मेंटोर की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि ये एक मैराथन है, ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है। इट्स नॉट अ रिले रेस, या एक मतलब ये कोई ऐसे छोटी दौड़ नहीं है कि आपने बस आज किया तय कि मैंने यूपीएससी करना है और कल आपने कर लिया। ये कई लोगों के लिए तो बहुत ही लंबी जर्नी बन जाती है। तो इसीलिए एक मेंटोर की और एक गाइड की बहुत इसके अंदर आवश्यकता होती है, ताकि आपका जो फोकस है वो बना रहे। जी। चलो, तो अब मेंस में हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर और हैं, तो हिंदी और इंग्लिश की तैयारी के लिए आपने क्या पढ़ा पर्टिकुलरली? हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने कुछ बुक्स रेफ़र की थी, हालांकि मैं उनका नाम तो अभी नहीं कलेक्ट कर पा रही हूँ, बट कुछ बुक्स होती हैं, आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे एक सामान्य हिंदी की बुक आती है, हाँ, इसी टाइप की सामान्य बेसिक हिंदी बुक की थी। नालंदा पब्लिकेशन की एक जी, किताब आती है। जी, जी, जी। तो उसमें क्योंकि हमने एचसीएस के जो प्रीवियस ईयर भी देखते हैं, सिलेबस भी जो है कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके अलावा प्रेसी राइटिंग है, जी, जी, जी। तो वो जनरली किसी भी, अगर आप किसी एक बुक को फॉलो करते हैं और एक वहाँ अपनी से कवर हो जाता है। एक अपने यूपीएससी में मेंस की बुक आती है, एपी भारद्वाज की बुक आती है All मेंस right. की इंग्लिश के लिए, ठीक तो है। वो मतलब मैं तो वही बताता भी हूँ क्लास में कि वो ठीक ये है। जो बेसिक बुक्स होती हैं वही मैंने भी रेफ़र की थी, और बहुत ज़्यादा हम लोग क्या है कि इंग्लिश के तो बहुत ज़्यादा टच में रहते हैं, राइटिंग करते हिंदी रहते से हैं, दूर रह तो जाते हैं। इसलिए थोड़ा हिंदी में थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी मेहनत की। उसमें जो मुहावरे होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आते हैं, फिर हिंदी टू इंग्लिश कॉन्वर्जेशन को वो जो कन्वर्ट करने वाला होता है, उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं। तो वो आप चेक करा सकते हैं। मैं अपनी मदर से कॉन्स्टेंटली वो चेक कराती थी, क्योंकि उनकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है हमसे। या फिर आप उसकी भी आपके पास यदि गाइड है तो दैट इज़ ग्रेटेस्ट, आप उनसे वो चेक करवा सकते हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली अगर वो करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम भी आपको डिवोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके अंदर काफ़ी जल्दी आपकी इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है। क्योंकि ग्रामर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होती है, बट वो ये होता है कि टच में ना होने की वजह से वो कहीं आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता है मेरे हिसाब से। कोई भी आप एक नॉर्मल जो बुक आ रही है मार्केट में वो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर यदि आप लगाएंगे तो उन्हीं के क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो प्रीवियस ईयर एचसीएस के हैं जी। तो वही लगा लें, और जी। जीएस के पोर्शन को देखें तो मतलब पिछले 10 साल के अगर यूपीएससी के मेंस के पेपर देख लें, जी, बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। एचसीएस के पेपर हो गए, और बाकी आपने बताया कि रोज़ाना आपको आंसर राइटिंग, तो जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आता है तब तक तो आपको आंसर राइटिंग रोज़ाना करनी ही करनी है। जी। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप न्यूज़पेपर के भी पूरे टच में रहें। आप यदि वो पढ़ते रहेंगे तो उससे आपकी वोकैब इम्प्रूव होती है, आपका इंटरव्यू में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको याद नहीं रहेंगे, वो ऐसे एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है न्यूज़पेपर से, बट वो ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये है कि हाँ, आप आंसर राइटिंग एक अच्छे तरीके से सीख पाते हैं कि फ़्लो ऑफ लेटर्स आपको कैसे करना है, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे कैसे जंप करना है। ऐसे राइटिंग में न्यूज़पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि वो जो एडिटर्स होते हैं उनकी जो फ़्लो ऑफ राइटिंग होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, तो उससे वो काफ़ी हेल्प करता हाँ, और एनसीईआरटी भी, मतलब हम देखते हैं एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है एनसीईआरटी, जी। मतलब सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल येट पावरफुल वर्ड्स,
और उन वर्ड्स को अगर हम मेंस में यूज़ करते हैं तो आप मतलब बता सकते हैं कि मेंस में अगर हम वो वर्ड्स अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। तो ये मेंस के लिए हो गया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपने मतलब इंटरव्यू आपका कैसा रहा, थोड़ा सा अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें तो। और ऑप्शनल, उससे पहले एक बार ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या था मैम? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मैंने यूपीएससी के लिए सोशियोलॉजी चूज़ किया हुआ था, तो मैंने वही आपने यहाँ पे एचसीएस के लिए भी वही चूज़ किया। ओके। और उसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपने मतलब आपका कुछ एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर कर सकें, कुछ क्वेश्चन हो जो आप बता सकें कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। तो 75 में से 63 मार्क्स थे। तो उसके बिहाफ पे अगर आप मतलब किस तरीके का आपका इंटरव्यू रहा? इंटरव्यू जो है वो मैंने यूपीएससी से थोड़ा थोड़ा वहाँ से एहसास हो गया था कि किस टाइप का इंटरव्यू रहेगा, क्योंकि एचसीएस में फ़र्स्ट टाइम आई थिंक 5 मेंबर्स का बोर्ड बैठा था, और वो एक बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी से सिमिलर पैटर्न्स पे इंटरव्यू हुआ था हमारा भी। मेरा एचसीएस का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, मैं कह सकती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें ये होता है, आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए यदि हम प्रिपरेशन उस पे एक बार चले जाएं फेज़ पे, कि आपको मॉक इंटरव्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप 3-4 इंटरव्यूज़ 5-6 इंटरव्यूज़ पहले दे दें, वो भी ऑफलाइन फ़ेस टू फ़ेस सेटिंग में, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ पे सेंटेंस ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और वो अगले इंटरव्यू में आप उस पे काम करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में मुझे लगता है कि 60-70% जो रोल है वो कॉन्फिडेंस का होता है। यदि आपका कॉन्फिडेंस अप टू द मार्क है, तो आपके संज्ञान में, आपके ध्यान में जो भी चीज़ें होंगी, आप आराम से सामने वाले इंसान को बता पाएंगे। वो एक फ़ियर की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम ब्लॉक कर लेते हैं, हमारा माइंड ब्लॉक कर लेता है। तो आप वो मॉक इंटरव्यूज़ दें, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, आप ऑनलाइन लाइव टीवी शोज़ देखते रहें। यदि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आप उसके कुछ डिबेट्स देखते रहें, या फिर अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो सेम थिंग कैन गो विद दैट ऑल्सो। तो एक आप उस चीज़ पे हेल्प कीजिए। बाकी मेंस का जब आप पेपर दे देंगे तो आपके ऑलरेडी माइंड में इतने सारे वर्ड्स होते हैं जीके जीएस से रिलेटेड, कि वो आपको खुद ब खुद काम आ जाते हैं वहाँ पे जब भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ जी। तो मेरा इंटरव्यू अगर मैं बताऊँ तो मुझे वैसे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो याद नहीं है। नहीं, कोई मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लगता हो कि आप शेयर कर सकें? जी। तो इसमें शुरुआत हमें एक्सप्लेन करने से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे आपका डैफ नहीं होता है जैसे कि यूपीएससी में होता है। तो हमने पहले अपने पूरा बायो डेटा जिसको बोलते हैं वो बताया, एक्सक्लूडिंग नेम एंड नेम्स उसमें नहीं आते हैं एक्चुअली। तो वो आपको थोड़ा ध्यान से उनको बताना होता है। फिर वहाँ से ही वो आपका ऑप्शनल जानते हैं कि क्या था, और वहीं से फिर मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। तो मुझे ध्यान है कि मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ था, एंड मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है सोशियोलॉजी में। स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ही क्लियर टर्म्स में याद नहीं है। आई हैव टू गो बैक एंड चेक कि क्या था। तो वो था। फिर मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें एक शिनरिन योकू था मेरा एक इंटरेस्ट, जिसको फॉरेस्ट बेदिंग बोलते हैं। तो वो उनको काफ़ी कैची लगा था, और उन्होंने पूछा था कि ये शिनरिन योकू आप बताइए। और कुकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें जो मेरी हॉबी में था, तो वो उन्होंने पूछा था क्यूजीन्स के बारे में कि आप कौन सी क्यूजीन्स बनाते हो। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लोई था, कुछ में उसमें एक भी ऐसे ब्रेक कभी भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ और वो पूछ रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, और वो फिर से पूछ रहे हैं। तो वो ऐसे एक सिलसिला सा चल रहा था। इट वॉज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर। तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इंटरव्यूअर को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पॉज और ब्रेक और वो अनएक्सपेक्टेड, वो बीच में वो ऐसा कुछ भी नहीं था, ऑकवर्ड मोमेंट। तो या ऑन एंड ऑल। और उसके बाद फिर आपका जो है वो फाइनल, जिस दिन मेरिट लिस्ट आती है, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आता है, सो उस दिन मतलब आप कैसा फील कर रहे थे? जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन तो सब कोई 7th या 9th क्लाउड पे होते हैं। मेरी भी लिस्ट जिस दिन आई थी, इट वाज 5 फरवरी 2023 टू बी स्पेसिफिक। शाम को
लिस्ट रिलीज़ हुई थी, आई वॉज़ नॉट इन द सिटी, आई वॉज़ नॉट इन द स्टेट, आई वॉज़ समवेयर एल्स वेकेशनिंग। और वहाँ पे ये लिस्ट आई, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता था, इट वॉज़ अ फार फेस्ट टाउन इन हिमाचल। तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मेरे पास लिस्ट पहुँची थी एंड तो माई एक पेरेंट्स वर मिनट कॉलिंग। मैं रोकूंगा आपको। इसका जी। मतलब आपको पहले से अंदाजा था कि जो है ना वो इंटरव्यू काफी अच्छा गया है और इसलिए आप पहले से ही वेकेशंस पे पहुंच गए थे वहां पे। नहीं, वो एक पढ़ाई से ब्रेक लेने के ओके लिए ओके, आई वेंट देयर। 30th को मेरा इंटरव्यू था एंड फर्स्ट को हम आप चले गए मैं थे। और मेरे हस्बैंड ओके चले ओके, गए थे वेकेशनिंग के लिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रिलैक्स करने के करने के लिए। लिए। और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएगा रिज़ल्ट, बट 5th को लिस्ट रिलीज़ हो गई थी एंड हमारे पेरेंट्स कॉल कर रहे थे एंड दे ओनली वर टेलिंग कि आपका सिलेक्शन हो गया है एंड इट वाज अ सरियल मोमेंट, इट वाज अनबिलीवेबल। अभी भी जब मैं याद करती हूँ तो वो पूरा सिनेरियो मेरे दिमाग में आता है। बट या इट फेल्ट ग्रेट, माई लाइफ हैज़ चेंज्ड आफ्टर दैट। आपका एक करियर स्टार्ट हो गया है, आप सर्विसेज में आ गए हो एंड यू कैन डू अ लॉट फॉर द पीपल। वो सब देख के सोच के बहुत अच्छा लगता है। एंड देन अल्टीमेटली फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पर? हमारी जो ट्रेनिंग होती है HCS की, वो हिपा में होती है, यहाँ पे गुड़गांव में गुड़गांव में, सेंटर हाँ। है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं पे आपकी ट्रेनिंग हुई। जी। और अभी जो है वो आपको बताया मैंने कि जो मैम है वो करंटली CTM है गुरुग्राम में ही। तो उसके बाद मैम जब आप अभी जब इस सर्विस में आए तो लगभग आपको 2 साल के अप्रोक्स हो गए। तो मतलब क्या फील कर रही हैं आप? जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगी? क्या मैसेज है आपकी तरफ से कि ये जो सर्विस है अल्टीमेटली जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो सिविल सर्विसेज किस तरीके से हमारी सोसाइटी को, अगर अच्छे सिविल सर्वेंट सोसाइटी में एंटर करते हैं तो किस तरीके से सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि एक जो आम नागरिक होता है वो जो सिविल सर्वेंट होते हैं उसके लिए वो आम नागरिक समझता है कि वहाँ तक पहुँच पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो उसके लिए मतलब आपकी जो कार्यशैली है, आपकी जो वर्किंग लाइफस्टाइल है उसके बारे में जो है आप कुछ बताएंगे? As you mentioned that I'm currently posted as City Magistrate गुड़गांव एंड आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो शेड्यूल होता है, कार्यशैली होती है, वो ऐसी होती है कि आप बहुत सारी पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। जो आपका मेन जो आपका चंक होता है काम का, वो उसी चीज़ को डेडिकेटेड होता है। और थोड़ा बहुत काम हम रूटीन फाइल्स और ये सब भी देखते हैं, रूटीन प्रोग्राम्स होते हैं, विजिट्स होती हैं, VVIPs। तो ये सब चीज़ें भी मैनेज करनी हमारे रूटीन का पार्ट होती हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको तभी फील होता है जब कोई आपके पास आता है नीडी, जब अपनी प्रॉब्लम्स वो आपको शेयर बताते करता है। हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें 1-2% या कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ कि उनका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, या फिर उनका जो काम रुका हुआ था, अटका हुआ था, कई बार सालों से अटके होते हैं काम, आपके छोटे से एफ़र्ट की वजह से वो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आप किसी डिपार्टमेंट से बात कर लें, आप अपने लेवल पे किसी से बात कर लें, किसी HOD से, किसी नोडल से कि सर ये काम करवा दीजिए, तो उसकी वजह से जो काम वो थोड़ा उनका हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि कई लोग मेरे पास वापस आते हैं थैंक यू बोलने के लिए कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारा काम हो गया। वो उनके फेस पे वो स्माइल देख के, उनसे वो थैंक यू रिसीव करके सबसे अच्छा फ़ील होता है, मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और उस दिन आपको ऐसे सुकून की नींद आती है कि थैंक गॉड कि आपने उनकी हेल्प की और उनका ये रुका हुआ काम आज बन गया। क्योंकि इंसान के लिए अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप दूसरों की बात सुने या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। बट ये जो सिविल सर्विसेज है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है ये चीज़ करने का, कि आप अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप एक ऐसी सर्विसेज का पार्ट बनने जा रहे हैं जो कि आपको मौका देगी कि आप दूसरों की समस्याओं को सुलझा सकें, उनकी समस्याएं सुन सकें और उनके फेसेस पे स्माइल ला सकें। तो प्लीज़ आप पूरी मेहनत कीजिए, आप इसके अंदर अपना पूरा दिन रात लगा दीजिए, और अगर आपका सिलेक्शन होता है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन हैव। तो मैम आप मतलब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जो लोग मतलब अगर हम हरियाणा की बात कर लें, अपने स्टेट की बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप C की सर्विसेज में हैं,
ग्रुप डी की सर्विसेज में है और उनका भी एक सपना होता है। इवन मैं आपसे बताऊं कि बहुत सारे मेरे भी जानने वाले हैं, तो वो जिस भी किसी ऑफिस में होते हैं वहाँ पर अगर कोई अधिकारी है उनका, तो उसकी कार्यशैली को देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और वो भी सोचते हैं कि हम यार तैयारी करें और हम भी उस पोजीशन पे पहुँच सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो घर में रहती हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं वो एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। तो वो जो लोग हैं, तो उनकी एक बड़ी समस्या होती है कि सर टाइम मैनेज नहीं होता है, कि घर में बच्चे भी देखने हैं, घर का भी काम है, और फिर कई कई बार ऐसा फील होता है कि जब आदमी ऑफिस से 7-8 घंटे ड्यूटी करके आता है तो एकदम जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाता है और उसको लगता है कि यार अब टाइम जो है वो कैसे मैनेज करूँ, कैसे मैनेज नहीं करूँ। तो मैं जस्ट आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या वो जो लोग हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो किसी सर्विस में है या हाउसवाइफ है, कि अगर एक मजबूत इच्छा शक्ति हो, एक डेडिकेशन हो, एक डिसिप्लिन हो, एक प्रॉपर गाइडेंस हो, मेंटोरशिप हो, और आपके पास अल्टीमेटली जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया कि एक प्रॉपर आपके पास स्टडी मटेरियल हो, गाइडेंस हो, डेडिकेशन हो, और अगर आपको कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है, मैं तो ये बात मानती हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं एस्पिरेंट्स के, जो कि एक अपनी फुल टाइम जॉब करते हुए, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो कि अपने बच्चों की केयरिंग करते हुए, अपने एल्डरलीज़ की केयरिंग करते हुए उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और वैसे भी इंसान अपने डेली रूटीन में इतनी मेहनत करता है, तो इस चीज़ के लिए यदि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम खुशी दे सकती है, तो आपको करनी चाहिए बिल्कुल। तो आप अपना पूरे दिन में से कुछ घंटे निकाल सकते हैं, आप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं कुछ ऐसे टास्क, कुछ आप डेलीगेट कर सकते हैं ऐसे टास्क जो कि कोई और भी कर सकता है आपकी जगह पे, तो आप उनको डेलीगेट कर दीजिए, आप किसी और को दे दीजिए। आपको पता है कि आपके लिए ये जो टास्क है ये प्रायोरिटी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको 3-4 घंटे अपने डेली शेड्यूल में से निकालने हैं, तो आप अपनी बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको साइड लाइन करके और आप अपनी पढ़ाई को महत्व दीजिए। आप डेली अगर 3-4 घंटे भी निकालेंगे और यदि आप फोकस तरीके से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो जिनकी अगर मजबूत इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, तो उन्होंने जो है वो इस एग्जाम को क्रैक किया, लेकिन उसके लिए अल्टीमेटली आपका डेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। 100%। और दूसरा क्या होता है कि मैम मतलब कंटिन्यूटी, मैं भी क्लास में यही कहता हूँ जब भी पूछते हैं लोग मेरे से, तो मैं मतलब वही बातें पूछ रहा हूँ आपसे जो मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं, और उनका मोर और लेस जो आंसर होता है वो सिमिलर होता है, तो थोड़ा बहुत मतलब हर आदमी का अपना डिफरेंट होता है। कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि उनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि सैटरडे संडे अगर किसी दिन फ्री हुए तो उस दिन पूरे दिन बैठ के पढ़ लें, लेकिन फिर 5 दिन उनको पता ही नहीं किताबें कहाँ हैं कहाँ नहीं है। और मैं उनको ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली आप रोज़ाना 3-4 घंटे आप कंटिन्यू बना के चलिए, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, अनटिल अनलेस आपको कहीं बहुत ही ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो अदरवाइज़ आप क्या करिए, रोज़ाना 4-5 घंटे भी आप करते रहेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन का पेपर है कि आज तैयारी करने आए, 1 महीने पढ़ाई करी और पेपर पास हो गया। इसके लिए टाइम, आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो उसके लिए यही है कि अगर आप कंटिन्यूटी मतलब ज़रूरी, कितनी ज़रूरी है, आप अपने अकॉर्डिंग बताएं। कॉन्टीन्यूटी तो इंसान को किसी भी टास्क में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ह्यूमन का जो माइंड होता है बहुत ही ज़्यादा हैफज़ार्ड होता है। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो वो इधर भागेगा, उधर भागेगा। आपका जो मन होता है बहुत ही चंचल होता है। तो यदि आप डेली उस चीज़ को आप फोकस नहीं कर रहे हैं, डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, डेली पढ़ाई का रियाज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो उस चीज़ से कनेक्शन लॉस्ट कर देगा और वो आपको उस चीज़ से डिविएट करने की कोशिश करेगा। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं इस चीज़ से कि आप डेली पढ़िए, आप डेली उस चीज़ को ये दिखाइए कि आपको ये करना है। आपको अपने साथ, आपको अपना टीचर भी खुद ही बनना पड़ता है यूपीएससी की जर्नी में। आपको अपने आप को एडवाइस करना है, आपको अपने आप को स्ट्रिक्टली गाइड करना है कि आपको ये चीज़ करनी है। आज मुझे 3-4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट। उसके आगे कुछ इफ़ या बट नहीं है। तो आपको यदि अपने माइंड को फोकस्ड रखना है तो आपको डेली पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप वो कनेक्शन लॉस्ट कर देंगे। जी। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपका प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो, मेंस का जो पेपर होता है वो, प्लस आपका जो इंटरव्यू होता है वो, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने जो है वो मैम से डिस्कस किया। और इसके अलावा जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जो
यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको भी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, एक बार इस पेपर में आना चाहिए। उसके अलावा जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो वर्किंग एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपको बताया कि आप, ऐसा नहीं है कि आप लोग कर नहीं सकते हैं। ईजिली आप लोग अगर डेडिकेटेडली 3-4 घंटे रोज़ाना टाइम देते हैं तो ईजिली आपको जो है, क्योंकि इसमें समय लगता है, ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई, सारी चीज़ें हमने बात कर ली। तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आप कुछ वीडियोस फॉलो कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप स्टडी आईक्यू के कुछ वीडियोस थे जिनको फॉलो कर जी। रहे थे। तो कुछ ऐसे वीडियोस स्टार्टिंग में मैं फॉलो करती थी कि जैसे करंट अफेयर्स से हाँ। रिलेटेड न्यूज़पेपर एनालिसिस, इससे related। ये स्टडी आईक्यू बहुत ही सुंदर वीडियोस इसके बनाता था। 20-25 मिनट के वीडियोस होते थे और यदि किसी दिन आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं खोल के बैठ सकते हैं, कोविड के पहले तो आप ऑफलाइन ही न्यूज़पेपर फॉलो करते थे, तो आप आराम से ऑन द गो ये वीडियो आप देख सकते हैं और उससे आपका वो एक कनेक्ट भी बना रहता है, आपको रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है और लास्ट में वो 3-4 क्वेश्चंस एमसीक्यू के पूछते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहती है। तो ये वीडियोस से मैं अक्सर टच में रहती थी। तो अभी तो मैम क्या किया है कि हमने पिछले लगभग 1-1.25 साल से हमने पर्टिकुलरली जो भी एस्पिरेंट हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड चैनल, जैसा कि आपने देखा, तो उस पे क्या है कि प्रॉपरली हम एचसीएस की तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि हमारे जो हरियाणा के एस्पिरेंट हैं वो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे जो तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली उनका हो नहीं पाता है, जब एज ब्रैकेट को वो क्रॉस कर जाते हैं, देन आफ्टर फिर वो जो यूपीएससी कर लेता है उसके अंदर वो एक कीड़ा होता है, वो उसको जीने नहीं देता है सिविल सर्विसेज का। तो फिर वो क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं सोचता है कि स्टेट सिविल सर्विसेज की तरफ आए। तो उन सभी एस्पिरेंट के लिए और जो भी लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं, जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए पर्टिकुलरली अभी आपने जैसा देखा कि हमने हरियाणा का एक पर्टिकुलर डेडिकेटेडली चैनल जो है वो बना दिया है। जी। तो उस पर क्या है कि हम पर्टिकुलरली हरियाणा सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करवाते हैं, उससे रिलेटेड ही हम आपको, जो भी लोग तैयारी करते हैं उनको जो है पूरा गाइड करते हैं, पूरा उनको इवन फ्री स्टडी मटेरियल, प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर क्लासेस भी हम उनको देते हैं। चलो ठीक है, तो इसी के साथ फिर आज इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और एक बार फिर से मैं स्टडी आईक्यू परिवार की तरफ से और आप सभी एस्पिरेंट की तरफ से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना समय देने के लिए। थैंक यू।